नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और हमेशा की तरह हम आपके साथ जुड़ते हैं, आपके टैक्स की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर एपिसोड में एक नए टॉपिक को पकड़ते हैं जिससे कि आपकी टैक्स की जो उलझने हैं वो आसान हो सके, उसको आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम अक्सर टैक्स प्लानिंग की बात तो करते ही हैं और उसके ज़रिए हमने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी आपको बताया है। लेकिन टैक्स प्लानिंग कब करें ये भी काफ़ी ज़रूरी है। कोई भी इवेंट हो उसके बाद टैक्स प्लानिंग करें, उससे बेहतर है कि वो इवेंट होने से पहले ही आप अपनी तैयारी पूरी रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब लगी है तो उसके बाद सैलरी आने के बाद फिर आप सोचें कि अब कैसे करें टैक्स प्लानिंग, तो उसके बजाय पहले से ही अपनी तैयारी रख लें। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए आप किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे हम कुछ इवेंट्स को हाईलाइट करेंगे जो एक हर आम आदमी की ज़िंदगी में आता है और उसकी तैयारी आपको पहले से कैसे करके रखनी चाहिए, किन किन इंस्ट्रूमेंट पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आज का डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ये समझने के लिए, क्योंकि ये हर किसी की ज़िंदगी में इस तरह के पल आते ही हैं। तो उसको आप किस तरीके से बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, को फाउंडर एंड सीईओ taxplanet.com के सुधीर कौशिक। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में लाइव मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए। तो ये जो टॉपिक हम आज उठा रहे हैं, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, उसके बारे में समझना चाहेंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि चीज़ें सामने आ जाती हैं, उसके बाद प्लानिंग शुरू होती है। लेकिन किस तरीके से, आपका इस पर क्या कहना है, आपका व्यू हम जानना चाहेंगे इस पे कि किस तरीके से इंसान पहले ही तैयारी करके रखे टैक्स प्लानिंग की। जो आसान उसमें शब्दों में अगर कहूँ, प्रिवेंटिव हेल्थ करके एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई आप बीमार होने से अच्छा है कि बीमारी को पहले ही पकड़ लो, ताकि इलाज का खर्चा ज़्यादा ना हो या जान ही चली जाए। उन दोनों से बचने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ एक तरीका है। अगर आप हर 6 महीने बाद या साल में एक बार अपनी बॉडी को पूरी तरह से चेक करा लोगे, तो जो कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, सपोज कैंसर है, कुछ भी है, उसका अंदाज़ा पहले लगेगा, उसका इलाज का खर्चा कम आएगा और हो सकता है कुछ भी ना हो तो और खुश हो। तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट है जिसपे सरकार टैक्स की छूट भी देती है। तो कहने का मतलब है, सरकार आपको वो बता रही है इंपॉर्टेंस कि इसके लिए अलग से छूट मिलेगी। तो आपको ऐसे ही टैक्स के लिए एक प्रिवेंटिव वेल्थ समझ लीजिए कि मैं ज़िंदगी में अमीर बनना तो कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं मेरे पास पैसा ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैं 30% का एक होल छोड़ देता हूँ अपनी मेहनत में। मैंने क्या किया, एक छेक छोड़ दिया, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं से जाएगा, क्योंकि टैक्स में जो गया वापस नहीं आएगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं देती है। हाँ, अब सड़कें अच्छी बन रही है, पुल अच्छा बन रहा है, वो उन लोगों को भी मिल रहा है जिन्होंने टैक्स नहीं दिया या बचा लिया। तो आप ज्यादा दे करके कुछ ज्यादा अच्छी चीजें नहीं बना रहे हो। पहले अपने परिवार की जो राह है वो आसान करो, ये जरूरी है। तो अब ऐसे इवेंट कौन से हैं जहां पर दूसरा, आज हम शो में शायद कुछ बारीकी टैक्स के लॉज पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं, उसका सही समय देख रहे हैं कि कब वो बड़ा मौका है। तो पहला बड़ा मौका मैं कहूँगा कि अगर हम अपनी लाइफ में देखें, जब हमारी इनकम हो रही है, हम कहीं से स्टार्ट करना होता है, तो जब हमारे बच्चे माइनर से मेजर होते हैं, तो माइनर से मेजर का फ़र्क ये होता है, जब तक वो माइनर हैं उनके नाम जो भी आप एसेट दे दोगे, कुछ भी आपने एफडी दिया या कोई प्रॉपर्टी उनके नाम किया, तो उसकी रेंटल इनकम हो या उसकी इंटरेस्ट इनकम हो एफडी की, वो दोनों पेरेंट के नाम में जुड़ जाती है। उसमें कोई फायदा टैक्स बचाने के उसमें नहीं होता है। तो आप कई बार लोग कर देते हैं, उनके नाम पीएफ अकाउंट खोल देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उसमें उसके बजाय जैसे ही बच्चा 18 साल का होने वाला, आपका बेटा या बेटी जो भी है, उससे पहले आप प्लान करें, उसको जितना चाहे गिफ्ट कर सकते हैं। और उससे, क्योंकि उसके पास आने वाले 5 से 7 सालों में ज़्यादा इनकम नहीं होती है, क्योंकि जब तक कोई 24-25 की एज तक नहीं आता है, एक अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादातर लोगों का, कुछ लोग हो सकता है 22 साल में भी कर रहे हैं पर उनको टैक्स वैसे ही नहीं लगता है, अगर कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं तो। अगर कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो तब तक उसके पास टैक्स नहीं है, तो उसकी कोई इनकम नहीं है बेसिकली। तो एक तो ये माइनर से मेजर जब आपके बच्चे होते हैं, यहाँ पर आप अपनी कोई भी जिस पे आपको टैक्स लग रहा है, जो आपकी मेहनत से नहीं, पैसिव इनकम बोलते हैं इसको हम, जहां आप जॉब कर रहे हो तो उसको नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, वो उसके नाम ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने में, गिफ्ट देने में फैमिली में कोई टैक्स नहीं होता है। तो 1 करोड़ दो, 1 लाख दो, 10 बार दो, कितनी बार वापस ले लो। तो कहने का मतलब आप अपनी इनकम को इस तरह से प्लान कर सकते हो। ये एक बड़ा इवेंट होता है कि मेरे बच्चे मेजर होने जा रहे हैं।
बिल्कुल। दूसरा बच्चों की पढ़ाई आ जाती है कि यार हायर एजुकेशन है, बड़ा एक्सपेंस है। दूसरी स्टेज ये है, इसे इवेंट में हम बोलते हैं। उस टाइम आप एजुकेशन लोन लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड डिडक्शन है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 2 करोड़ की सैलरी कमाते हो, उसमें कितना भी आप बच्चे को महंगा 1 करोड़ की भी कोर्स कराओगे, उसका भी इंटरेस्ट आपका टैक्स डिडक्टेबल है एक्चुअल, लेकिन पे करना है इंटरेस्ट। ये नहीं कि मैं नहीं लोन ले रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ, सब कुछ रियल करना है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपनी एसेट को म्यूचुअल फंड में रहने दो, वहाँ पे आपको 12 से 15% की रिटर्न मिल रही है। यहाँ पे आपको 7% का अगर आफ्टर टैक्स मिल रहा है, मान लो 10% पे आपको लोन मिला या 8% पे मिला, उसका 30% टैक्स बेनिफिट है। तो नेट कॉस्ट कितनी हुई हमारी, वो हुई 6-7%। और मुझे म्यूचुअल फंड में 12 से 15% तो एवरेज आती है। तो ये तो सामने सामने फायदा है। इसमें हमें ईगो क्यों लाते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चे को अपने पैसे से पढ़ाऊंगा, तो वो तो अपने पैसे पे कुल्हाड़ी मारना है ना। बिल्कुल सही बात है। तो जब मुझे सामने से कोई चीज को फर्क समझ आता है, और दूसरा इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, बच्चे चाहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। आज की डेट में जितनी जनरेशन है, इंक्लूडिंग माय चिल्ड्रंस, दे वांटेड टू रीपे देमसेल्व्स, कि आपने अपनी जिंदगी कष्ट में जी है, हमारे पास उनसे कम पैसा था, कम सुविधाएं थी, तो मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं ज्यादा अपने ऊपर खर्च करूं। सो दैट्स द मेन थिंग। मुझे सुधी जी लगता है कि थोड़ा नजरिया भी बदलने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि क्यों कर्ज लेकर और बर्डन डाले, लेकिन थोड़ा नजरिया चेंज करिए। आपकी अपनी सेविंग है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इमोशनली करेक्ट बोलते हैं उसको, फाइनेंशियली इनकरेक्ट। फाइनेंशियली इनकरेक्ट, क्योंकि आप चाहते तो हो पैसा कमाना, जोड़ना, अमीर बनना, लेकिन डिसीजन गलत लेते हो। क्यों गलत लेते हो? क्योंकि आप इमोशनली सोचते हो, फाइनेंशियली नहीं सोचते हो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछोगे तो मैंने खुद एजुकेशन लोन लिए दोनों बच्चों के लिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मुझे फॉलो करते हो तो कहने का मतलब है वो टैक्स की जो आपको मिली हुई है, सरकार ऐसे कोई भी बेनिफिट नहीं देती है, वरना वो रोक भी सकती है ना। जहां जरूरत है, जहां सही है उसके लिए, क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ हो रही है लाइफ में। अगर वो गैम्बलिंग करने जाऊंगा कि मेरे बच्चे को जुआ खेलने जाना है, तो उसके लिए लोन दे दो, देंगे क्या? उस पर छूट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं कंट्री का या अपने फैमिली का फ्यूचर ब्राइट कर रहा हूँ। वो बच्चा हायर एजुकेशन में जा रहा है, हेंस दे प्रमोट दिस। करेक्ट। तो वो जो डिडक्शंस मिलती हैं उसके पीछे बहुत बड़ी सोच होती है, हम उसको ऐसे इग्नोर करते रहते हैं। आप देखो 2% लोग भी एजुकेशन लोन नहीं लेते हैं। सही बात। टोटल हमारे पास जितनी रिटर्न फाइल होती है उसमें एजुकेशन लोन नहीं लेते हैं, बच्चे तो सबके पढ़ते हैं। सही बात है। सब सिमिलरली अपनी सेविंग लगा लगा के बच्चों को पढ़ा। और वो बहुत ही बड़ा जुर्म करते हैं अपने साथ। क्यों? क्योंकि उनको अपनी रिटायरमेंट जब आती है तो पैसे कम पड़ जाते हैं, और बच्चों से मांगना शायद मुश्किल होता है। चाहे कितना भी अच्छा कर रहे हो, अमेरिका में बैठे हैं, वो बोलते भी रहेंगे, मैं बोलूंगा नहीं ठीक चल रहा है, यही रीजन है। तो इतना ये तो बैलेंस ठीक नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा इमोशनल होना ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, प्लानिंग करिए, पैसों को काम पे लगाइए। आप खुद स्ट्रगल मत करिए अपने मेंटल हेल्थ के साथ, और आगे फ्यूचर के लिए भी पैसे बचाना ठीक है, लेकिन सरकार जो आपको सहूलियत दे रही है उसे भी स्मार्टली यूज करिए। तो आज एजुकेशन लोन के जरिए भी आप किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं अपना, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की, और उसके भी काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि और बच्चे भी बड़े फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो जाते हैं अगर उनको ईएमआई देनी है, पता है, एंड दे फील प्राउड कि हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं अभी से ही। करेक्ट। ठीक है, तो हमको वैसे ही नहीं, तो वो फिर कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे हाथ में होंगे तो इधर उधर निकल जाएंगे, वो गलत जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी उसको हम कहते हैं बच्चों की अच्छी परवरिश, फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए उनको ये दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके बाद जो अगली स्टेज अगर मैं कहूँ तो वो आती है बच्चों की मैरिज। तो चिल्ड्रन की मैरिज कौन नहीं चाहता भी अच्छे से हो, लेकिन आजकल सरकार ने एक 5 लाख से ऊपर के ऊपर एक अलग से 10% का टैक्स नया लॉ लाए हैं कि अगर आप करोगे ज़्यादा खर्चा तो आपसे 10% लेकर के हम गरीबों की शादी में यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे करके कानून आया, वो इनकम टैक्स का नहीं है, बट देयर इज़ ए लॉ अभी पास हुआ है। तो कहने का मतलब है हम शादी पे ज़्यादा खर्चा तो नहीं करते, लेकिन गिफ्ट जितना भी ले लोगे तो टैक्स फ्री है। तो अगर मुझे मेरे परिवार के बाहर से भी लोग, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं, जो भी चाहें वो कितना भी गिफ्ट दे दें, मैरिज पे मैं ले सकता हूं। तो अपने दोस्तों को बोलो अगले पिछले 5 साल, अगले 10 साल का अभी दे दो या फिर 2 बार शादी करो, 3 बार करो। तो गिफ्ट ऑन मैरिज इज टैक्स फ्री। उसके अलावा सरकार, क्योंकि आपने एक मुसीबत ली है तो उसका फायदा भी मिलेगा आपको। तो इसका एक कहें तो सरकार समझती है कि यार इसको आगे जिम्मेदारी लेनी है, तो ही नीड्स नॉट ओनली फैमिली, क्योंकि फैमिली से तो आप कभी भी गिफ्ट ले सकते हो, लेकिन अदर देन फैमिली से ये अच्छा मौका होता है। जैसे आपके बिजनेस में कोई है, आपके पॉलिटिकल उसमें कोई है, यू कैन टेक दिस लीगली, कोई इस पे
हाँ, उसका सोर्स लीगल होना चाहिए। देने वाला अगर इलीगल है, आप कहीं बाहर फोन कर दो कि भैया पैसा पहुंचा, मेरी शादी है, वो नहीं। लीगल सोर्स होना चाहिए, क्योंकि उसकी चेकिंग हो सकती है। आपको ऐसा नहीं कोई पैसा दे रहा है सरकार पूछेगी नहीं, वो उसका सोर्स जरूर पूछेगी। आपने किसी को कैश भेज दिया और उसने बाहर से चेक दिया, मैरिज पे गिफ्ट है, पूछेगा नहीं, आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सोर्स देने वाले का जेन्युइन होना चाहिए ना। गिफ्ट पे मेरा एक सवाल था, एक कंफ्यूजन होती है और अक्सर आम लोगों के दिमाग में भी ये होगा, ये तो हम मैरिज में जो मिलने वाला गिफ्ट है उसकी बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मली भी हस्बैंड वाइफ के बीच गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, या एक पेरेंट अपने बच्चे को कोई गिफ्ट देता है, ओकेजन कोई भी हो, तो उसमें फिर क्या लॉज? जब ब्लड रिलेशन कहते हैं इसको हम, जहाँ ब्लड रिलेशन है, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामा जैसे होते हैं, वो ब्लड रिलेशन में आते हैं, मदर की तरफ, इसी तरह से फादर की तरफ, उनमें कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अब हस्बैंड वाइफ में ये फर्क है कि मैंने अपनी वाइफ को अगर गिफ्ट दिया, उससे जो इनकम है वो मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी। मैंने आपको 1 लाख की एफडी दी वाइफ को, मतलब, और उस 1 लाख की एफडी पर जो भी 10% या 5% इंटरेस्ट आया, वो मेरी इनकम में जुड़ेगा। वाइफ को, मतलब अपने स्पाउस को पैसा देने से आपकी इनकम उधर डाइवर्ट नहीं हो रही है। टैक्स तो मुझे ही लगेगा या वाइफ मुझे अगर दे रहे हैं तो वो टैक्स उनको ही लगेगा। तो स्पाउस में ऐसा होता है, ऐसे ही माइनर चिल्ड्रन में है। अच्छा, तो माइनर चिल्ड्रन और स्पाउस में क्लबिंग बोलते हैं इसको, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो वो पैसा आप दे दो, उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन उससे जो इनकम है वो आपकी इनकम में ही रहेगी। ठीक है, समझ गई। तो गिफ्ट में भी अलग अलग नियम हैं। शादी में आप चाहे तो सारा गिफ्ट कलेक्ट करके शादी में उनको दे दीजिए इकट्ठा, वो ज़्यादा बेहतर प्लानिंग होगी, बजाय इसके कि आप उनके अकाउंट में बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र करते रहें, वो फिर वहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन सकती है। इस बात का ध्यान दीजिए। मैं वही बार बार अब आपसे जब बात हो रही है तो यही है कि थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है। हम इमोशनल होके, हाँ, पैसे की बात कर रहे हो तो उसको फाइनेंशियली सोचना चाहिए ना, प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली ही सोचना चाहिए, और वैसे ही आप सोचिए। तो जब यहाँ पर टैक्स प्लानिंग की बात हो रही है और हम जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, इमोशनली मत लीजिए इसको, थोड़ा प्रैक्टिकली करिए। आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ये कुछ तरीके हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो चलिए, ये तो कुछ बात हुई। तो अब जैसे हमारी लाइफ स्टेजेस हैं या इवेंट्स हैं, तो हमारी एक फर्स्ट जॉब भी लगती है। ये तो शादी से पहले वैसे लगनी चाहिए, नहीं तो शादी ही नहीं होगी शायद। तो जैसे फर्स्ट जॉब लगती है, तो उस समय आपके पास नई नौकरी जब मिलती है, तो उसके कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी जो है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कुछ, कि आप क्या चीज़ कितना ले सकते हो। वहाँ पर आप बिना कंसल्ट करे किसी से, क्योंकि आपने टैक्स की कोई क्लास नहीं अटेंड की है, कोई कोर्स नहीं किया है, आप उसमें अपने आप को एक्सपर्ट ना समझे तो अच्छा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, नौकरी तो करोड़ों लोगों की लगती है, पर सलाह लेने के लिए तो कुछ ही लोग जाते हैं। तो जो बिजनेस करता है वो हमेशा एक कंसल्टेंट, एक सीए के पास जाता है, लेकिन सैलरी वाले, उनको लगता है कि कंपनी ने जो कर दिया ठीक है, भगवान भरोसे मैंने तो या वो गूगल काफी भरोसे देखे कि रिटर्न ही नहीं फाइल करते हैं। भाई मेरी सैलरी इतनी है नहीं, मुझे क्या जरूरत है रिटर्न फाइल करने की। वो तो चलो सरकार करवा देगी फाइल, उनको तो पकड़ ही लेगी, लेकिन टैक्स बचाने के लिए सरकार नहीं आएगी। वो भी जरूरी है। सरकार बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए सरकार नहीं आती है, सरकार टैक्स लेने के लिए आती है। अगर आपने ज्यादा टैक्स दे दिया है तो वो जब तक आप क्लेम नहीं करते, सरकार देती भी नहीं है, क्लेम करना पड़ता है। ये भी डिडक्शन भी क्लेम करनी पड़ती है। अगर आपने गलती से 80C डिडक्शन नहीं क्लेम की, नहीं मिलेगी। अगर गलती से आपने 80TD की डिडक्शन सेविंग की, वो दिखा देंगे इंटरेस्ट है, पर अगर वो आपने डाला नहीं उस कॉलम में, यानी कि यू हैव टू क्लेम कि मुझे चाहिए, तो डिडक्शन क्लेम करनी पड़ती है। आम लोगों को पता नहीं है। तो वो मेरे को अपना हक कहते हैं ना, वो मांगना, वो साडा इत्थे रखनी, उसे उठा के रखना पड़ता है, तो उसको मांगना पड़ता है। तो इसी तरह से जैसे हमारी फर्स्ट जॉब है, तो जब हम जॉब चेंज करें, उस समय हमारे सैलरी के जो कंपोनेंट्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस होती हैं, इन सारी इवेंट्स पे आपको एक्सपर्ट से जरूर बात करनी चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ मकान लेने का, तो क्या मैं होम लोन की डिडक्शन दिखा दूँ, या इतनी सैलरी मिल रही है तो कितने का घर ले लूँ। क्योंकि आप ड्रीम हाउस के चक्कर में 10 साल घर नहीं खरीदते लोग। ये घर खरीदना, ड्रीम हाउस खरीदना, ये सैलरी के लिए, एसेट बिल्ड करने के लिए करना चाहिए। अगर आप उस घर में रहने लगे तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते। तो हम लोगों को मना करते हैं, नौकरी वालों को, जब आपने करना ही परायों के लिए काम है तो पराये के घर में रहो और पराई कार चलाओ। अगर आपने अपने सपने देखने तो अपना काम करो। जब आपने नौकरी करनी है ना, नौकरी में आपको अगर रेंट पे रहोगे तो आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा, और अपने घर पे जो रेंट मिल रहा है, घर खरीदना जरूर है, क्योंकि अगर आपको टैक्स लग रहा है तो घर खरीदो,
लेकिन उस घर को दूसरी सिटी में खरीदो। मैं दिल्ली में रहता हूँ या दिल्ली में काम करता हूँ तो नोएडा में खरीद लूँ, नोएडा में काम करता हूँ तो मैं दिल्ली में खरीद लूँ। कहने का मतलब है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मुझे किराए पे रहना चाहिए। उससे मुझे 3 फायदे होते हैं, रेंट रेंट रेंट। एक रेंट का HRA, एक रेंट का मुझे मिलता है जो रेंटल इनकम, उस पर 30% रिबेट, और तीसरा होता है होम लोन की डिडक्शन मेरे घर की। तो मेरे जो तीनों रेंट कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एक मूवी में किसी ने कहा था, तो इसमें रेंट रेंट तीनों को अगर आप लोगे, करोड़ों रुपए की वेल्थ क्रिएट होती है, करोड़ों की। इसमें इससे बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि सबसे बड़ी एसेट ही यही है। सही बात। अगर मैं आज अपनी लाइफ में देखूं या किसी की, वो सब लोगों के पास एक बड़ा घर हर एक का सपना है। रियल एस्टेट आज भी कुछ लोगों को फिक्स डिपॉजिट में रखना है क्योंकि वो ओल्ड एज में आ गए हैं या कम पैसा है, या फिर कुछ लोग अभी इक्विटी में जाने लगे हैं। लेकिन फिर भी गोल्ड भी इतना नहीं है जितना प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही। और ये ऐसा है जहां हमारे समाज में भी हमें थोड़ा सा लोग स्टेटस या इसकी कुछ वैल्यू देते हैं। FD तो आप किसी को बता नहीं सकते हो, दिखा नहीं सकते हो। तो इसको इस तरह से प्लान करना चाहिए कि हर समय मेरे पास 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट आए, ताकि मेरे को पूरी डिडक्शन मिले। क्योंकि आपको फिर से वही, जैसे एजुकेशन लोन में यहाँ पर आपको 8% पे लोन मिला, 30% बेनिफिट हुआ तो 5% पे हुआ, 5 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा 5.5, और म्यूचुअल फंड में 15, तो 10%। अगर मैंने 1 करोड़ पे हर साल 15 लाख का फ़ायदा है, 10 लाख का फ़ायदा है। इसको अगर आप कंपाउंड करो 40 साल, जितने साल हम काम कर रहे हैं, आजकल 30 साल नहीं कर रहे लोग, 35 से भी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एज बढ़ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। खासतौर पे हमारे जैसे कंसल्टेंट जो हैं वो 70-75 तक भी अपना कमा रहे हैं। तो जब इनकम है तो टैक्स है, और टैक्स है तो टैक्स सेविंग करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे भी लोग ये गलती करते हैं कि हम किराए के घर पे क्यों रहें, क्यों रहे, वो हमने घर इमोशनली, लिया है, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम खुद रहेंगे उसमें। तो ये जो इमोशन है इसको कंट्रोल करेंगे ना। अगर आप जैसे एग्जैक्टली तो इस पूरे चर्चा का मतलब ही यही है हर जगह कि थोड़ा पैसों को लेकर प्रैक्टिकल हो जाए। लोन Calculate लेना करो। गलत बात नहीं, क्योंकि लोन के फायदे भी आपको सरकार दे रही है। और आपको कैलकुलेट, जो सामने से चीज दिख रही हो कि भाई मुझे कैलकुलेट करके तो एक्सेल में तो सीधा दिखता सीधा दिख रहा है है। कि हाँ यार 5 से 6% से ज्यादा तो नहीं पड़ेगा ना, या मैं 30% टैक्स नहीं दे रहा हूँ। जो टैक्स नहीं दे रहे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और स्पेशली नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी क्योंकि उनको HRA भी मिल रहा है, सब तो उसका भी उसके फायदा भी आपको फायदा। मिलेगा, आपको लोन का भी रहेगा, और उसके बाद जो रेंट आपको मिल रहा है, जो रेंटल इनकम मिल रही है, उस पर भी 30% रिबेट है, उसके भी 30%। और फिर उस रेंट से जो EMI आती है जो आपको देनी पड़ रही है, वो भी जा रही है। तो आपका जो कितनी अच्छी कैश planning फ्लो जो है, इसको हम बोलते हैं कर से घर। आई कॉल इट कर से घर, क्योंकि इसमें आप इवेंचुअली देखते हो कि जब 20 साल होते हैं तो आपकी जेब से पैसा गया ही नहीं है। सही गया है तो टैक्स सेविंग से, या आपकी जो रेंटल इनकम थी नेट में, शुरू में कुछ सालों में जाता है लेकिन बाद में रेंट बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब है इस प्लान को हम अगर 30-40 साल कंटिन्यू करें कि बन रहा है मेरी एसेट, तो आप जितनी भी सोच रहे हो कि मैं रिटायरमेंट इस एज में करूंगा या इतने करोड़ पे करूंगा, उसका सबसे आसान तरीका है ये। बाकी सब जगह जितना रिस्क है इसमें इतना नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी आपने अंडर कंस्ट्रक्शन ले ली या एकदम हवा में ले ली कि भाई कोई चीज़ जगह ऐसी है कि मैं गोवा के वहाँ जा कर के लूँगा, दुबई में लूँगा, बाहर की प्रॉपर्टी पे तो ये रिबेट है ही नहीं। तो आपको इंडिया में ही खरीदनी है, और कोशिश करो कि ऐसी जगह खरीदो जहाँ पर रेंटल इनकम हाथ के हाथ हो। इससे 2 फायदे होते हैं, और रेंटल इनकम 3% होना ज़रूरी है। कम होगी तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि वो जगह बस चुकी है, यानी कि वहाँ पे डिमांड है, आप कभी भी सेल कर सकते हो। नहीं तो लोग 10 साल के लिए एसेट तो है पर दुख है, EMI जा रही है भैया, मिलता तो कुछ नहीं है, बढ़ा भी नहीं है। तो यू लुक एट दी फ्रस्ट्रेशन कि पैसा है और सुख नहीं। तो ऐसे पैसे का क्या, फिर तो गरीबी खुश है। तो आप अमीर हो तो खुश तो हो, तो वो खुशी कहाँ से आएगी जब मुझे हर महीना किराया भी आ रहा हो और मेरा टैक्स भी बच रहा हो। 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए। तरीका बहुत अच्छा है कि इस तरीके से आप अपने प्लानिंग कर सकते हैं। कर से घर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपने कही, अच्छी लाइन, कैची लाइन है काफ़ी। तो इससे देखिए आप अपनी प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। एक सवाल था मेरा, इस पर एक डाउट है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये अगर इंडिया में कोई सैलरी क्लास है वो इस तरीके से प्लानिंग कर सकता है, क्या NRI के लिए भी सेम ही रूल्स लागू हैं या फिर कुछ अलग? होम लोन के रूल्स सेम है, उसमें कोई NRI के लिए अलग से नहीं है। अच्छा। और वो भी करते भी हैं। और जब हमसे क्योंकि ज़्यादातर NRIs ऐसे होते हैं NRI के पास दिक्कत ये होती है कि वो इतना पैसा बाहर से मिलता है, तो जनरली वो भी एक होता है ना, उस तरफ झुकाव होता है कि यार मेरे पास पैसा है तो शैल आई पे फ्रॉम माई सेल्फ। तो लेकिन हम उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं इसको, कि भाई आपको एक तरफ से 15% इनकम आ सकती है और आपकी कॉस्ट जो है 5-6% है, क्योंकि आपको टैक्स लग रहा है। जिनको टैक्स नहीं लग रहा उनके लिए कुछ और है,
वो कुछ और कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमारी जो लाइफ के इवेंट्स हैं या जो स्टेजेस हैं, हमारे पास एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज आती है जब हम कहते हैं कि अब एसेट बन गई, इसको और वेल्थ कैसे क्रिएट करें। तो हमें डाइवर्सिफाई करना होता है, यानी कि मुझे इक्विटी या गोल्ड या इस तरह की एसेट्स में यहीं पर ही डाइवर्ट करना होता है, क्योंकि मेरी बेसिक चीज़ें पूरी हो गई, बच्चों की एजुकेशन हो गई, घर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, या हो सकता है मैं कोई अपना काम करना चाहूँ, अपना कोई प्रोफेशन, क्या मेरे को नौकरी करनी ही नहीं, ये कंपनी बेकार है, सारी कंपनी बेकार है, मेरे पास आइडिया अच्छा है, मैं भी पेटीएम बनाऊंगा। तो कोई पेटीएम का आइडिया लेकर के तो चला था ना कभी ना कभी। तो ऐसे ही कोई सुधीर कौशिक टैक्स प्लानर का आइडिया लेकर चले, उससे क्या होता है कि फिर आपकी टैक्स प्लानिंग डिफरेंट हो जाती है। तो वो इवेंट को अगर आपके मन में आ रहा है कि मुझे स्टार्टअप, आज की डेट में तो इंडिया में स्टार्टअप भी बहुत कर रहे हैं, तो अगर आपको आ रहा है तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए, और वो पहले से, नहीं तो आप फिर से टैक्स ज़्यादा दोगे। वो उस इवेंट को भी आप बिना प्लान करे ना करें। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट आने से पहले ही अगर आप कुछ चीज़ों को देख लेंगे तो आप इनहेरिटेंस होती है, जब आपकी एज 50 के आसपास होती है तो पेरेंट्स भी जो है आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड जो भी उनके पास है, तो इनहेरिटेंस में जो पैसा मिल रहा है उसको अगर आप HUF में ले लोगे, अगर मेरी इनकम ऑलरेडी मान लो 10 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख 50 लाख जो भी है, तो मुझे तो 30% टैक्स लगेगा ना, वो एसेट मुझे मिलेगी। तो उससे अच्छा मैं अपनी HUF में डाल दूँ। HUF को सारे बेनिफिट मेरे जैसे मिलते हैं। तो एक सुधीर का क्लोन क्रिएट हो गया। सुधीर HUF मतलब सुधीर का क्लोन, सारे टैक्स बेनिफिट, ATC, ATD सब कुछ मिलेगा, होम लोन भी मिलेगा। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, पेरेंट्स से जो पैसा मिल रहा है, चाहे वो मेरे ससुराल से मिले, चाहे वो मेरे अपने घर वालों से मिले, उसे मैं HUF में ले लूंगा। मैं खुद नहीं डाल सकता HUF में, अगर मैं डालूंगा तो खराब हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाती है। ये HUF कैसे क्रिएट कर सकते हैं? HUF जैसे अगर जब हमारी एक इंडिविजुअल जो भी है वो हिंदुओं, उसके लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है, तो कुछ इसके नियम है कि ये वाली कास्ट इसमें नहीं मैं आती इसलिए है। पूछ रही हूँ क्योंकि सैलरीड क्लास के अकॉर्डिंग तो ITR वगैरह सब फाइल हुई रही है, हम वो सिस्टम सीधे वो आप वो समझते एज एन हैं। इंडिविजुअल करते हो। उसके बाद अगर HUF भी करना हो तो इस तो सैलरीड जैसे मेरी शादी हुई, मैंने अपनी एक HUF क्रिएट कर ली, मेरी वाइफ और मैं उसके वो कर पार्टनर सकते हो। हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अब हमारे पेरेंट्स से जो पैसा मिला, शादी पे भी जो मिला, हमने उस HUF में रिसीव किया, क्योंकि वो देते ही हमारे परिवार के लिए हैं। उसके जरिए भी आप डिडक्शन, एग्जेम्पशन सब सब कुछ आप कर अलग से, सकते हैं। इधर ATC 1.5 की जो ले रहे हो, मेडिकल की जो ले रहे हो 50,000 की, वो सब वहाँ से भी मिलेगी, वो सब वहाँ से भी मिलेगी। इसी तरह आप NPS की या कुछ और जो डिडक्शंस मिलती हैं, होम लोन की, वो मिलती हैं। ठीक है, तो उससे फायदा क्या हुआ, मेरा टैक्स स्प्लिट हो गया। तो हम इस तरह से, और वो इनकम मेरे पास आती, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर 30% में हूँ तो 30 लगती, अब अगर वहाँ आएगी भी तो पहले 10 लाख तक तो कम रेट पे आएगी, बराबर, तो सारी डिडक्शन मिलेंगी। तो वो एक बड़ा अच्छा प्लानिंग है। और उसमें इनहेरिटेंस के टाइम पर भी हम कहते हैं, शादी के टाइम पे भी जब आपको परिवार वाले पैसे दे रहे हैं, वो आप वहाँ रिसीव करो। इसके अलावा जैसे हमारे पास जॉब जब हम करते हैं, तो जॉब में जैसे कि जॉब ज्वाइन करते हैं, एक जॉब चेंज करने के टाइम पे भी बहुत होता है, लोग बड़ी ज़बरदस्त गलती करते हैं। HRA कई बार जो पहली कंपनी होती है, क्योंकि उसके पास सपोज करो मैं जुलाई में जॉब चेंज कर ली, तो 3 महीने का HRA मुझे क्लेम मिला ही नहीं, क्योंकि हम डिक्लेरेशन जो देते हैं उसकी रिसीट देते हैं नवंबर दिसंबर में जाके, और वो तभी आपकी कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं कंपनीज जनरली। तो वो दूसरी कंपनी वालों के पास ये पोजीशन नहीं होती कि आपका पुराना HRA का बेनिफिट दे दें, तो वो आपको रिटर्न में क्लेम करना पड़ता है कि मेरे पहले एम्प्लॉयर ने मुझे HRA एग्जेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने रिसीट दी नहीं थी, शुरू में नहीं लेते हैं। ये तो, पता ही नहीं होता। हाँ, और ये लॉस हो जाता है। दूसरा, जॉब चेंज में एक एडिशनल डिडक्शन मिल जाती है कई बार, अगर आपने पुराने एम्प्लॉयर की इनकम नहीं बताई तो वो आपको जो डिडक्शन है डबल मिल जाती है, ATC की भी, ATD की भी। ऐसे में आपका जो बाद में इंटरेस्ट बनता है, तो इसके लिए आप ज़्यादा अच्छा है कि अपने एम्प्लॉयर की, जो पुराने वाले की, नए एम्प्लॉयर को जरूर बताओ, सबसे अच्छा तो यही है। नहीं तो एडवांस टैक्स कंप्यूट करो सितंबर में, दिसंबर में और फिर मार्च में। नहीं तो लोगों को लगता है इतना ब्याज दूं, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं, ये सरकार लूटती है, ये सरकार चोर है, मेरा टैक्स पहले ही कटता है, और मतलब सब कुछ गलत है, CA भी गलत है, टैक्स प्लानर भी गलत है। आई हैव सीन पीपल क्राइंग, क्योंकि वो लास्ट डेट को उनको रिटर्न जमा करानी है, ये भी एक प्लस इवेंट है। ऊपर से इंटरेस्ट आ गया 10,000 50,000 का। हाँ। ये तो था ही नहीं। जब रिटर्न फाइल करते समय फिर सर पकड़ के बैठते कि अरे ये क्या हुआ। तो उससे अच्छा है कि आप अगर जॉब चेंज किए साल में, तो जरूर चेक कर लें, ये इन इवेंट्स को आप ऐसे जाने ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन चीज़ों से आपकी, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो टैक्स प्लानिंग ज़बरदस्त है। देन अगर आप कोई पॉलिसी, अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, किसी फाइनेंशियल डिसीजन पे जा रहे हैं, वो कहने के लिए तो 50,000 रुपये साल के हैं, लेकिन आप 20 साल देते हो तो उसकी जरा वैल्यू सोचो। अगर आप घर खरीदते हो तो देते हो ना किसी को 1-2%, 50 जगह जाते हो। पॉलिसी खरीदने में आपने किसी की सलाह ली? आप तो 1 लाख का चेक काट देते हो।
और स्पेशली ये जनवरी मार्च क्यों? जब आईटीआर का समय आ रहा होता तो है कोई तब लोग इस प्लानिंग तरह करने की बैठते हैं। जल्दबाजी इसे कहते हैं, डिक्लेरेशन और ये जो सबमिशन है, प्लानिंग दोनों कुछ में नहीं हुई कुछ नहीं इसमें। किया। बिल्कुल। काफी मजा आया आपके साथ डिस्कशन करने में, सवाल बहुत सारे थे लेकिन समय की थोड़ी कमी है इसलिए इसको यही विराम देना होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को काफी कुछ जरूरी बात पता चली होगी। ज्यादा हम टेक्निकल नहीं गए लेकिन इसमें हमने इस इतने इवेंट्स को डिस्कस किया जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन या फिर होम लोन के बारे में हमने अभी बात की है, तो इन सब के बारे में हम सोचते नहीं लेकिन इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। आईटीआर का समय आए तब इसको लेके प्लानिंग करने मत बैठिए, इसकी प्लानिंग बहुत पहले कर सकते हैं, इससे आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी, आपकी टैक्स भी प्लानिंग होगी जिस तरीकों की हमने अभी बात की। तो इसी नोट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको मदद मिली होगी और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।